Assalamualaikum everyone, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमेजिनेशन एफएफ वर्ल्ड। सो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, आज एक न्यू वन शॉट लेकर आ गई हूँ जो कि वांगशान है, जहाँ पर वांगजी टॉप है और विंग बॉटम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू फैन फिक्शन को, जिसमें हमें अल्फ़ा वांगजी एंड ओमेगा विंग देखने को मिलेगा। ये मॉडर्न है और विंग इसमें बहुत ज़्यादा ही रिच है। विंग की फैमिली अमेरिका में थी, वो लोग अब चाइना में लौट चुके हैं। विंग की फैमिली मतलब सिर्फ विंग का दादाजी और विंग का फादर। विंग की मॉम गुज़र गई हैं जब विंग सिर्फ 7 साल का था। उसकी मॉम को कैंसर था, तो उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। विंग अकेला ही इस घर का वारिस है, इसलिए विंग को सब लोग लाड प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, खास करके उसके दादाजी और उसका पापा। उसका पापा विंग को जो बोलता है विंग वही उसे ला कर देता है। विंग को जो पसंद है वो वही करता है। विंग अपनी डैड से और दादाजी से बहुत प्यार करता है और विंग हमेशा चाहता है कि वो दोनों हमेशा उसके साथ रहें। विंग का फादर चाइना का टॉप बिजनेसमैन था। वो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत काइंड थे। गरीबों की हेल्प करने से लेकर अनाथों की हेल्प करना सब कुछ वो करते थे। दादाजी ने ही उन्हें सब कुछ सिखाया था और उन्होंने विंग को भी काइंड बनना सिखाया है। विंग भी बहुत ज़्यादा ही काइंड है। विंग अमेरिका में थे तभी विंग की पढ़ाई वो ट्रांसफ़र करके चाइना पर आ चुका था। तो विंग अब अपने ही कॉलेज पर जाता था चाइना में। समर हॉलीडे पर विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था। उसने अपने फादर से कहा था कि वो लोग सी बीच पर जाएंगे घूमने के लिए। तभी उसके फादर ने कहा नहीं, हम गांव जाएंगे। ये लेकर ही विंग गुस्से में सब कुछ तोड़-फोड़ कर रहा था। उसके फादर ने कहा एक बार गांव चल कर देखो, गांव की हरियाली तुम्हें बहुत पसंद आएगी। गर्मी में गांव में जाना, तरबूज खाना, पता है तुम्हें कितनी अच्छी बात है। विंग ने कहा वो गांव मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वहाँ पर काऊ रहती है जिससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, और छिपकली से लेकर कॉकरोच सब कुछ तो गांव में मिलते हैं ना, मुझे नहीं जाना है। उसके फादर ने कहा विंग, पता है गांव में हरे भरे खेत हैं, पेड़ पौधे, बड़े बड़े तालाब जहाँ से आप मछली पकड़ सकते हैं। विंग को फिशिंग करना बहुत पसंद है। विंग ने कहा रियली। उसके फादर ने कहा हाँ, तुम वहाँ पर फूलों की बगीचे देखोगे, उसके बाद बड़े बड़े खेत, धान का खेत, गेहूँ का खेत, हर जगह पर तुम्हें देखने को मिलेगा। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसने कहा रियली, हो गॉड, तो फिर मैं जाऊँगा। ये बोलकर विंग ऊपर चला गया। सीन कट होता है। इधर हम गांव में देखते हैं जहाँ पर एक बूढ़ी औरत खांस रही थी। खांसते हुए उन्होंने कहा वांग जी बेटा, क्या तुम घर के अंदर हो। तभी एक हट्टा कट्टा इंसान बाहर आया। वो एक गांव का लड़का था, उसका नाम था लान वांग जी। उसका फादर ज़मींदार था, लेकिन फादर के गुजरने के बाद उसका कुछ भी नहीं रहा। पास के ज़मींदार ने सब कुछ उनके पास से छीन लिया और फिर वो लोग बहुत गरीब बन गए। वांग जी के पास कुछ ही खेत है और वो खेती बाड़ी करता है। वो बहुत ताकतवर है, एक पहलवान की तरह उसकी बॉडी है। उसने दादी को देखते हुए कहा दादी। वो उसकी दादी थी। वांग जी अपनी मॉम को बचपन में ही खो दिया है। जिस दिन वांग जी का बर्थ हुआ था उस दिन ही वांग जी की मॉम की डेथ हो चुकी थी। और वांग जी का डैड, जिसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी, न जाने वो ऐसे कैसे मर सकते हैं। जब वांग जी के डैड कुछ काम के लिए बाहर गए थे और फिर घर लौट रहे थे, रात का वक्त था, तब वांग जी अपनी मॉम के पेट में था। तब उसकी मॉम सिर्फ 9 मंथ की प्रेग्नेंट थी। अचानक से उनके ऊपर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया। फिर मिस्टर लान वहाँ से भाग गए थे। नदी के किनारे पर जाकर अचानक से किसी ने उनके ऊपर तीर चला दिया और फिर वहीं पर ही वो गिर गए और उनकी डेथ हो चुकी थी। सब लोग कहते हैं कि डाकुओं ने उन्हें मार दिया है, लेकिन वहाँ पर किसने इसे मारा और कौन था वो कोई नहीं जानता है।
यहाँ पर हम कहानी ख़त्म करते हैं और अपनी मेन कहानी पर आते हैं। वांग जी दादी को देखते हुए कहा, दादी पानी पी लीजिए। क्या आपने दवा नहीं लिया था? दादी ने कहा, हाँ दवा लिया था बेटा, लेकिन अचानक से ही खांसी शुरू हो गई। वांग जी ने कहा, मुझे बताएं कि आपने दवा नहीं लिया था। दादी ने वांग जी को देखते हुए कहा, वो दरअसल वांग जी ने कहा, वो दरअसल क्या बात है, बताइए मुझे। दादी ने कहा, दवा ख़त्म हो गई है। ये सुनकर उसने कहा, दवा ख़त्म हो गई है? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? दादी ने कहा, कैसे बताऊं, तुम्हारे पास पैसे भी नहीं हैं इतने, और दवा की कीमत भी बहुत ज़्यादा है। इतनी कीमत में तुम ना खरीदो तो ही अच्छा है, और वैसे भी दवा खाकर क्या होगा? वांग जी ने कहा, दादी इतने दिन से मैं आपके साथ हूँ और आप मुझे ये समझते हो? दादी चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं है और मैं आपको नहीं खो सकता हूँ। यह आपको समझना चाहिए। दादी आप क्यों नहीं समझते हो कि अगर आपको कुछ हो गया तो फिर मेरा क्या होगा? दादी ने कहा, पागल लड़के ऐसी बात नहीं करते हैं, चलो अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। वांग जी ने कहा, ठीक है, कल सुबह उठकर ही मैं आपके लिए दवा लेकर आऊँगा। दादी अब सो जाइए। दादी ने कहा, ठीक है। वांग जी अपने रूम के अंदर चला गया और दादी बाहर सो गई। सीन कट होती हैं। हम अगला सीन में देखते हैं जहाँ पर हम विंग को देखते हैं जो कि गाड़ी में आ रहा था। वो गाड़ी में अपनी फादर के साथ आ रहा था। गाड़ी की कांच को डाउन करते हुए अपने फेस को उसने बाहर निकाला और बाहर की हवा को वो फील करते हुए अपने आप को कह रहा था, वाह, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी अच्छा वातावरण भी गांव में हो सकता है। कितनी हरियाली है, खुशबू कितनी अच्छी है। जब विंग खेतों की तरफ देखता है, वहाँ पर हरियाली ही हरियाली थी। वो खेत, वो पेड़ पौधा, वो नदी, वो तालाब, ये सब कुछ देखकर विंग पूरी तरीके से हैरान था और विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था और वो बार बार कह रहा था कि अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर आया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि जगह इतनी सुंदर भी हो सकती है। विंग अपनी फादर से कहता है, थैंक यू सो मच पापा मुझे यहाँ लाने के लिए। उसकी फादर ने कहा, देखा मैंने कहा था ना तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, देखा तुम खुश हो गए। विंग ने कहा, हाँ सही कहा आपने, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ये बोलकर वो अपने हाथ को बाहर निकाल कर वो हवा को फील कर रहा था। तभी उसकी फादर ने कहा, ऐसा मत करो बेटा, अगर कांटे वाले पेड़ आ जाएंगे तुम्हारे हाथ चुभ जाएगा। ये सुनकर विंग जल्दी से अपने हाथ को अंदर कर लेता है। उसने कहा, ओह ऐसा होता है क्या? उसके फादर ने कहा, हाँ ऐसा होता है। ये सुनकर विंग हंसते हुए कहा, तो गांव डेंजरस भी है? उसके फादर ने कहा, हाँ वो तो है। सीन कट होता है। बहुत बड़ा एक घर के सामने जो कि बहुत बड़ा गेट था वो खुलता है। विंग ने कहा, ये घर किसका है? फिर इधर उसके फादर ने कहा, ये हमारा पुराना घर है। मेरे दादाजी और मेरे पापा वो लोग यहीं पर ही थे, लेकिन दादाजी मेरे पापा को लेकर शहर में चले गए थे। विंग ने कहा, तब से ये घर खाली पड़ा है क्या? फिर इधर वी चांगसे ने कहा, नहीं ये घर खाली नहीं पड़ा था, इस घर को देख से करने के लिए बहुत सारे लोग भी थे। दादाजी के दादाजी मरने के बाद ये घर खाली हो गया। उसके बाद कोई था ही नहीं रहने का, क्योंकि दादाजी इकलौता बेटा था। फिर ये सुनकर विंग ने कहा, ओह आपके दादाजी और मेरे दादाजी शहर चले गए थे। फिर उन्होंने कहा, हाँ सही कहा तुमने। ये बोलकर वो हंसते हुए विंग को देखता है। उनकी गाड़ियाँ अंदर आ जाती हैं। वो एक बहुत पुराना घर था जो कि बहुत बड़ा था। ज़मींदार के ज़माने पर जैसा घर होता था ना, वैसा ही घर था वो। विंग अंदर आ गया। विंग ने कहा, वाह मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ये घर कितना अच्छा है। वाह पापा मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पता है आपको ये घर मुझे बहुत पसंद आया है। पापा ने कहा, हाँ पसंद तो आएंगे ना, क्योंकि ये मेरे दादाजी का घर है। ये सुनकर उसने कहा, वाह मुझे यकीन नहीं हो रहा इतना पुराना घर है। ज़मींदारी चलती आ रही थी ना? उसके फादर ने कहा, हाँ वो तो है, वैसे अभी भी चलती है, लेकिन
अब इस गांव में शायद कोई ज़मींदार नहीं है। दूसरे गांव में एक ज़मींदार है जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और वो किसी किसी की बात भी नहीं मानता। ये सुनकर वेंग ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे मैं ये गांव घूमना चाहता हूँ। फिर उसकी फादर ने कहा, ठीक है, पहले कुछ खाना खा लो, फ्रेश हो जाओ। उसके बाद वेंग एक रूम के अंदर आता है जहाँ पर सब कुछ था। वेंग ने कहा, वाह, ये तो पूरा वुड का बना हुआ है, लकड़ी का चेयर, ओह गॉड, कितना अच्छा। और ये देखो कितनी अच्छी सुगंध आ रही है, मुझे बहुत पसंद है। और फ्रेश हवा, वाह। वहाँ पर एक बैल्कनी भी थी। विंग ने कहा, मुझे पता भी नहीं था कि पुराने ज़माने में भी इतनी अच्छी और इतनी मजबूत फर्नीचर होते थे। वो पलंग को देखता है। उसने कहा, वाह, ये बेड बहुत अच्छा है। वो बेड पर लेट जाता है। उसने कहा, बहुत नरम भी है। विंग जाकर फ्रेश होता है और फ्रेश होने के बाद वो बाहर आता है। उसने कहा, हाँ, गांव इतना बुरा भी नहीं है। समर हॉलीडे पर गांव में बहुत मज़ा आएगा। मुझे तरबूज खाना है, तरबूज। ये बोलकर वो नीचे आ गया। उसने अपनी फादर से कहा, पापा, क्या सुबह सुबह मैं तरबूज खाने के लिए जा सकता हूँ? ये सुनकर उसकी फादर ने कहा, तरबूज खाने के लिए? हाँ, अभी। विंग ने कहा, हाँ, देखिए, मैं ब्रेकफास्ट जल्दी कर लूँगा और फिर मैं जाऊँगा तरबूज खाने के लिए। फिर मिस्टर वी ने कहा, ठीक है, बैठ जाओ और ब्रेकफास्ट ख़त्म करो। उसके बाद विंग ब्रेकफास्ट ख़त्म करने लगता है। विंग खाना खा रहा था। विंग खाना खाते सोच रहा था कि कैसे वो तरबूज को बाहर निकालेगा और फोड़ेगा। विंग को कब से एक इच्छा था कि वो तरबूज को अपने हाथ से फोड़े, एक बहुत बड़ी लकड़ी को लेकर। विंग जैसे ही बाहर आता है, वहाँ पर बहुत सारे ओमेगास खड़ी थी और वो लोग विंग को देखने के लिए आए थे। वो लोग विंग से दोस्ती करने के लिए अपने हाथ बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा, हमने सुना है कि ज़मींदार में सब लोग लौट आए हैं। विंग ने कहा, वो मेरे फादर का कुछ काम है ना, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। दरअसल हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्ट्री बनने वाला है। ये सुनकर लड़कियों ने कहा, किसकी फैक्ट्री? विंग ने कहा, चीनी की। फिर ये सुनकर उन्होंने कहा, वाह, क्या तुम हमसे दोस्ती करोगे? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स, क्या तुम मुझे ये गांव घुमा कर दिखाओगे? उन लोगों ने कहा, हाँ ज़रूर। उनमें से एक लड़का था जो कि एक मेल उमेगा था। वो आगे आते हुए कहा, हेलो विभूषण, मेरा नाम नेहो सेंग है, क्या तुम मेरे साथ आओगे? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स। ये बोलकर विंग अपने पापा को बाय कहता है और बाय कहने के बाद वो चला जाता है उन सब के साथ। वी चांगसे ने कहा, विंग बेटा, ऐसे मत जाओ, ये सेफ़ नहीं है। लेकिन विंग किसी की बात नहीं मानता है और दौड़कर उनके साथ चला गया। विंग जाते हुए कह रहा था, तो बताओ, सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? इधर जो हमारा नेहा सेंग था उसने कहा, विंग, सबसे पहले हम जाएंगे खेत में जहाँ पर बहुत सारे धान उगे हैं। तुम देखोगे वो पेड़ बहुत अच्छा है। ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स, मैं ये सब देखने के लिए तो आया हूँ। ये सुनकर नेहा सेंग ने कहा, तो फिर चलो। फिर नेहा सेंग उसे लेकर जा रहा था। जब नेहा सेंग खेत के पास पहुँचता है, वहाँ पर हर जगह पर सिर्फ हरी भरी थी, बिल्कुल इसकी तरह जैसा कि आप वीडियो पर देख रहे हो। दूर दूर तक सिर्फ खेत ही खेत दिखाई दे रहे थे। इतने खेत शायद विंग ने ज़िंदगी में पहली बार देखा था। चारों ओर सिर्फ खेत ही खेत, ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा दुनिया ही खेत बन चुका है और हरा बन चुका है, हरा भरा। विंग ने कहा, काश ऐसा पूरी दुनिया हो जाता तो देखकर कितना अच्छा लगता है ना। लेकिन हरियाली हर कहीं पर कहाँ पर है? विंग धान को हाथ में लेकर देख रहा था। उसने कहा, वाह, यहाँ पर कितनी सारी, वाह, मैं पहली बार ये देख रहा हूँ। तुम्हें पता है मैं कितना खुश हूँ? नेहा सेंग ने कहा, क्या तुमने पहले कभी खेत नहीं देखा? विंग ने कहा, नहीं, अमेरिका में तो ऐसा कुछ भी नहीं है और हम शहर में रहते हैं और शहर में ये सब देखने को नहीं मिलते हैं। ये सुनकर नेहा सेंग ने कहा, तो तुमने बहुत कुछ मिस किया है। क्या तुम फूलों के गार्डन को देखना चाहते हो? आई मीन बागीचे को, आई मीन खेतों को। ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स। ये बोलकर वो विंग को फूलों के खेत की तरफ लेकर जाने लगता है। विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था। उसने कहा, वाह, सनफ्लावर, वैसे ये सनफ्लावर खेती बाड़ी करके तुम्हें क्या मिलता है? नेहा सेंग ने कहा, तुम नहीं जानते, सनफ्लावर के बीज से ऑयल बनता है और उससे ही हमें पैसे मिलते हैं, इसीलिए यहाँ पर गांव के लोग सनफ्लावर उगाते हैं। गर्मी में ये ज़्यादा होते हैं। ये सुनकर विंग ने कहा, वाह, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, क्या हम कुछ और दे सकते हैं? नेहा सेंग ने कहा, तुम्हें तरबूज देखना है ना, तो चलो तुम्हें तरबूज दिखाता हूँ।
ये बोलकर नी हुसैन उसे लेकर जाने लगता है। सीन कट होता है। इधर हम वांग जी को देखते हैं जो कि अपने खेत में काम कर रहा था। उसके पास नी मिंजू आता है जो कि एक अल्फ़ा था। उसने कहा, हे इलान वांग जी। वांग जी ने कहा, ब्रदर नी। फिर वो उसके पास आ गया। फिर नी मिंजू ने कहा, इस बार का फसल काफ़ी अच्छा है, तुम्हारा तरबूज भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तुम्हें क्या लगता है बाज़ार में कितना दाम मिलेगा, इसकी कितनी कीमत मिलेगी। वांग जी ने कहा, मुझे नहीं पता, बस घर चलाने का पैसा मिल जाए। मैं सोच रहा हूँ कि खेतीबाड़ी करते वक्त मैं कुछ और काम भी कर लूँगा। खेतीबाड़ी करूँगा और कुछ काम भी करूँगा तो पैसे कुछ ज़्यादा मिलेंगे। दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, शहर में ले जाना पड़ेगा, उनकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। ने मिंजू ने कहा, तो तुम क्या काम करने की सोच रहे हो, और वैसे भी तुम्हें यहाँ पर क्या काम करने को मिलेगा। वांग जी ने कहा, मैंने सुना है कि यहाँ पर एक फैक्ट्री बन रही है, शुगर फैक्ट्री। आई होप कि मुझे वहाँ पर एक जॉब मिल जाए। ये सुनकर ने मिंजू ने कहा, हाँ, तुम्हारी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी है और तुम एजुकेटेड भी हो, तुम्हें जॉब मिल जाएंगे। वांग जी ने कहा, हाँ, पता नहीं। ये बोलकर वो अपनी खेत को देखते हुए कहा, इस बार के तरबूज लाल ही होंगे, है ना, सारे के सारे, और बहुत जल्द पकने वाले हैं। मुझे लगता है कुछ कुछ पक भी गए होंगे। तभी वांग जी और निये मिंजू को उफमेगास की बात करने की साउंड आता है। जब वो लोग सामने की तरफ देखता है तब वांग जी कहता है, ये लोग कौन है। फिर नी मिंजू ने कहा, नी होसंग ने कहा, एक नया ओमेगा यहाँ पर आया है, वो हमारा जो पुराना ज़मींदार था ना। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या आप वी फैमिली की बात कर रहे हो। फिर नी मिंजू ने कहा, हाँ, मैं वी फैमिली की तो बात कर रहा हूँ। हाँ, कितने दिन हो गए, वो घर कैसे सुना सुना सा पड़ा हुआ था, लेकिन आज इस घर में जान आई है। फिर वांग जी ने कहा, क्या वो लोग वापस आ गए हैं, वो लोग अमेरिका चले गए थे ना। नी मिंजू ने कहा, नहीं, दरअसल बात ऐसी कि तुम जिस शुगर फैक्ट्री के बारे में बात कर रहे हो, वो शुगर फैक्ट्री मिस्टर वी बना रहे हैं और इसीलिए वो लोग गांव में आए हैं और कुछ दिन के लिए यहाँ पर रुकने वाले हैं। वांग जी ने कहा, तो मुझे उनसे बात करना चाहिए, मुझे कुछ अच्छा खासा जॉब मिल जाएगा, क्या कहते हो आप। ये सुनकर नी मिंजू ने कहा, हाँ, ऑफ कोर्स तुम्हें बात करना चाहिए, मुझे लगता है कि वो तुम्हें एक जॉब दिला देंगे क्योंकि वो बहुत काइंड है। वांग जी ने कहा, हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। इधर जब विंग था वो कूदते हुए कह रहा था, तुम्हें क्या लगता है हमें किस खेत की तरबूज लेना चाहिए। ये बोलकर वो कूदते कूदते फुदकते हुए वहाँ पर आ गया। विंग को देखकर वांग जी हैरान था। सच में विंग बहुत ब्यूटीफुल था। विंग कूदते हुए फिसल गया और वो गिरने वाला था। वांग जी दौड़कर विंग के हाथ को पकड़ लेता है और अगर थोड़ी देर हो जाती तो विंग सीधा नाले में गिर जाता। विंग ने अपने आइज़ को ब्लिंक किया। वांग जी ने उसे बचाया, ये देखकर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। जब उसने वांग जी को देखा तो पूरी तरीके से वो हैरान था। विंग को हमेशा से स्ट्रॉन्ग बॉडी वाला इंसान बहुत पसंद है। वांग जी का एब्स और वांग जी की बॉडी, वांग जी का फिगर, सब कुछ देखकर विंग पूरी तरीके से हैरान था। वो ब्लश कर रहा था। वांग जी सीधा करते हुए कहा, क्या आप ठीक हो। विंग ने कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए। वांग जी ने कहा, ये तो मेरा फ़र्ज़ है, आप हमारे गांव की ज़मींदार का वारिस हो, आपको बचाना तो हमारा काम है, हमारा फ़र्ज़ है। विंग ने कहा, तुम बहुत अच्छे से बात भी करते हो, तुम्हारा नाम क्या है। वांग जी ने कहा, मेरा नाम लान वांग जी है। निये मिंजू वहाँ पर आगे आ गया। उसने कहा, हेलो विभूषण, मेरा नाम निये मिंजू है, मैं नी हुसैन का ब्रदर हूँ। विंग ने कहा, हेलो ब्रदर नी, वैसे क्या मैं आपको गगा बुला सकता हूँ। निये मिंजू ने कहा, ज़रूर। वांग जी को उसने देखते हुए कहा, और तुम्हें। फिर वांग जी ने कहा, हाँ, मुझे भी। फिर उसने वांग जी को देखते हुए कहा, वैसे तुम कोई पहलवान हो क्या। वांग जी ने कहा, नहीं तो। विंग ने कहा, तुम्हारी बॉडी बहुत स्ट्रांग है। उसने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम्हारे एब्स और तुम्हारी बॉडी बहुत स्ट्रांग है, तुम पहलवान से कम नहीं लगते। वांग जी को शर्म आ गया, उसका कान लाल हो चुका था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपने हाथ को हटा लेता है। विंग छलांग मारकर वांग जी के खेत के ऊपर आ गया। उसने कहा, चलो हम इस खेत से ही तरबूज को निकालते हैं। ये सुनकर नी हुसैन ने कहा, इस खेत से निकालोगे। उसने वांग जी को देखा। वांग जी ने कहा, जाओ। फिर वो सब लोग वहाँ पर आ गए। नी हुसैन ने कहा, बताओ विंग, कौन सा तरबूज निकालूं। फिर विंग ने कहा, ये वाला। फिर नी हुसैन ने कहा, मुझे लगता है कि ये लाल नहीं निकलेगा। विंग ने कहा, तुम जानते हो, पता है तुम्हें,
मैं जानता हूँ अच्छे से कि कौन सा तरमूज लाल होगा। मैंने कहा ना इसे ले लो। उसने कहा ठीक है। उसके बाद तरमूज को उसने ले लिया। लेने के बाद उसने कहा विंग अगर लाल नहीं हुआ तो। विंग ने कहा देखो मैं फोड़ता हूँ। फिर उसने नी मिंजू के पास एक बड़ी सी डंडा था, उसे ले लिया। उसने कहा क्या मैं इसे ले सकता हूँ गगा? उसने कहा ऑफ कोर्स तुम ले सकते हो विंग। विंग ने ले लिया। उसे चट्टान के ऊपर रखते हुए उसने कहा देखो मैं तरबूज को कैसे फोड़ता हूँ। ये बोलकर उसे तरबूज को फोड़ दिया, लेकिन वो अंदर से सफ़ेद था। वांग जी ने कहा तुम्हें जांच करना नहीं आती है कौन सा लाल है और सफ़ेद कौन सा है। वेग ने कहा ये पका हुआ नहीं है, थोड़ा सा तो पका हुआ है ना, कोई बात नहीं, ही। और वैसे भी ये अभी खेत से निकाला हुआ है, इसीलिए मुझे समझ में नहीं आया, नहीं तो मैं जानता हूँ। रुको मैं एक और लेकर आता हूँ। वांग जी ने कहा रुक जाओ, अगर तुम ऐसे बर्बाद करते रहोगे तो सारा का सारा तरबूज खराब हो जाएगा। वेग ने कहा अच्छा तुम ऐसे कह रहे हो जैसे कि इस खेत का मालिक तुम हो। ये सुनकर नी होसेंग ने उसे देखते हुए कहा हाँ यही है। वेग ने कहा क्या ये खेत इसका है? नी होसेंग ने कहा हाँ इसी का ही है। उसने वांग जी को देखते हुए कहा अब तो मैं तो ले सकता हूँ ना एक तरबूज, तुम इतने कंजूस मत बनो। वांग जी ने कहा हाँ ज़रूर ले सकते हो लेकिन बर्बाद नहीं कर सकते हो। वेंग ने कहा कोई बात नहीं, मैं इसकी भरपाई कर दूंगा। बोलो तुम्हें कितने पैसे चाहिए? वांग जी ने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। वेंग ने कहा अच्छा तो मुझे एक और चाहिए, क्या तुम मुझे दोगे? मैं इसके बदले में पैसे दूंगा। वांग जी ने कहा ठीक है लेकिन मैं दूंगा। वांग जी अच्छे से ढूंढता है, उसे एक पका हुआ तरबूज मिलता है। उसने कहा हाँ ये देखो ये पका हुआ लग रहा है। वेंग ने कहा तुम्हें क्या लगता है ये पका हुआ है, ये कच्चा है, देख कर ही लग रहा है। वांग जी ने कहा तुम्हें कैसे लगता कि ये देख कर ही लग रहा है कि कच्चा है? वेंग ने कहा देखो ये तरबूज बहुत ज़्यादा हरा भरा है। फिर वांग जी ने कहा ये बहुत हल्का हो चुका है, इसका मतलब ये है कि ये पका हुआ है, समझे? ये सुनकर वेंग ने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। फिर वेंग चट्टान के ऊपर रखता है और फिर से डंडे से बाहर करता है। इस बार लाल से खून कलर के तरबूज निकालते हैं। उसने कहा ओह गॉड ये सचमुच के पका हुआ था, थैंक यू। ये बोलकर उन सब उठा लेता है। उठाने के बाद वो खाने लगता है। वेंग ने खाते हुए कहा और तो बताओ ये सेफ़ तो है ना, आई मीन कुछ होगा तो नहीं ना, क्योंकि हम लोग ऐसे ही खा रहे हैं। वांग जी ने कहा जी नहीं आपको कुछ नहीं होगा। वेंग ने कहा थैंक यू। फिर वेंग ऊपर आ गया। उसने वांग जी को देखते हुए कहा तुम इसी गांव में रहते हो? वांग जी ने कहा हाँ। फिर वेंग ने कहा तुम्हारा घर कहाँ है? वेंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा क्यों? फिर वेंग ने कहा नहीं, अगर कभी तरबूज खाने का मन किया तो फिर तुम्हारे घर आ जाऊंगा। वांग जी ने कहा अगर तरबूज खाने का मन करे तो तुम इस खेत पर आ सकते हो और तरबूज ले सकते हो। वेंग ने कहा शुक्रिया। वांग जी ने कहा वेलकम। फिर इधर निहोसांग ने कहा चलो चलकर फूलों की बगीचे देखते हैं। वेंग ने कहा चलो चलते हैं। ये बोलकर वो दौड़ने लगता है। वो एक बार पीछे मुड़ते हुए देखा। उसने कहा लाल वांग जी, और उसने स्माइल किया। फिर उसने अपने माइंड में कहा तुम काफ़ी हैंडसम हो, तुम्हें मैंने चुन लिया है। सीन कट होता है। वांग जी घर वापस आता है। वो कुछ तरबूज को लेकर आया था जो लोग पके हुए थे। वो उन्हें कल सुबह बाज़ार में बेचने वाला था। वेंग अपने घर आ चुका था और वेंग अपनी फादर से अपनी स्टोरी शेयर कर रहा था कि वो कहाँ कहाँ घूमने गया था, क्या क्या मौज मस्ती किया, वो सब कुछ। इधर जो वेंग था उसने कहा अगले दिन वो फिशिंग करने जाएंगे। ये सुनकर उसकी फादर ने कहा वाह तुम फिशिंग करने जा रहे हो वेंग, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि तुम यहाँ पर आकर एंजॉय कर रहे हो। अब तुम जाओ, मुझे मेरे प्रोजेक्ट पर काम करने दो। यहाँ पर जो फैक्ट्री बनेगी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। वेंग ने कहा ठीक है। वेंग डिनर करने के लिए चला गया। वेंग आज अपनी मॉम को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था क्योंकि वो गांव में आया है। काश उसकी मॉम यहाँ पर होती तो वो उसकी मॉम के साथ खूब खेलता और खूब घूमता। वेंग अपनी कॉलेज की फ्रेंड को बार बार कॉल कर रहा था और उनसे सब कुछ कह रहा था कि वो गांव में कितना मौज मस्ती कर रहा है। वो सोशल मीडिया पर अपना पिक्चर पोस्ट कर रहा था जहाँ पर खेतों के पास तरबूज खाते हुए, तोड़ते हुए और इधर उधर घूमते हुए, फूलों के पास सनफ्लावर्स की हर कुछ सब फ़ोटो वो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा था। इधर हम वांग जी को देखते हैं जो अपने दादी के सिर पर तेल लगाते हुए कह रहा था दादी क्या आपको बेटर फील हो रहा है? दादी ने कहा हाँ, तुम जो कह रहे हो
क्या वो सच है हमारे गांव में शुगर फैक्ट्री बन रही है? वांग जी ने कहा, हाँ दादी, और मैं वहाँ पर काम करने वाला हूँ। उसकी दादी ने कहा, तुम्हें वहाँ पर काम कैसे मिलेगा? वांग जी ने कहा, मिस्टर वही यहाँ पर आए हैं, मैं उनसे बात करने जाऊँगा। आई होप कि मुझे कोई जॉब मिल जाए। दादी ने कहा, ठीक है। सीन कट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नेहा संग विंग को बुलाने के लिए आया था, क्योंकि वो लोग मछली पकड़ने जा रहे थे। उनके साथ कुछ और ओमेगास भी थे। नेहा संग ने कहा, सुनो, हमें एक बार बाज़ार जाना पड़ेगा, क्योंकि मछली पकड़ने का चीज़ें वो सब कुछ कहीं खो गया है, मुझे नहीं मिल रहा है, इसीलिए दोबारा से ख़रीदना पड़ेगा, कांटा वगैरह सब कुछ। ये सुनकर विंग ने कहा, ठीक है, चलो चलते हैं बाज़ार में। फिर विंग के पीछे पीछे दो इंसान आ रहे थे, जो विंग के बॉडीगार्ड्स था। विंग ने उसे देखते हुए कहा, देखो, आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन विंग के फादर ने कहा, देखो, इन्हें लेकर जाओ, समझे? विंग ने कहा, ठीक है। फिर विंग उन्हें लेकर चला गया। जब वो बाज़ार पर पहुंचता है तब उसने देखा कि बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और बहुत सारे लोग बाज़ार करने आए हैं। बच्चे से लेकर बूढ़े, लड़के लड़कियाँ, ओमेगास अल्फ़ा, सब लोग वहाँ पर मौजूद थे। विंग ये देखकर हंस रहा था। उसने कहा, वाह, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि गांव में इतना बड़ा बाज़ार बसता है। फिर ने हंसांग ने कहा, हाँ, सही कहा तुमने, हमारे यहाँ पर मेला भी लगता है, पता है तुम्हें, बहुत बड़ा मेला। विंग ने कहा, वाह, वो कब लगता है? फिर न्यू संग ने कहा, ठंड के समय। फिर विंग ने कहा, ठीक है, तब मैं ज़रूर आऊँगा मेला देखने के लिए और घूमने के लिए। न्यू संग ने कहा, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा विंग। विंग ने कहा, हाँ। उसके बाद वो लोग कांटे वगैरह सब कुछ खरीद रहे थे मछली पकड़ने के लिए। तभी विंग ने नोटिस किया कि वहाँ पर वांग जी अपने तरबूज लेकर बैठा हुआ है। ये देखकर विंग वहाँ पर आ गया। उसने कहा, हे लान वांग जी। लान वांग जी को देखकर विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था, और ख़ास करके उसके तरबूज को देखकर। उसने कहा, तुम तरबूज बेच रहे हो? वांग जी ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, क्या तुम मुझे भूल गई? वांग जी ने कहा, जी नहीं, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। फिर विंग ने कहा, मुझे 2 तरबूज चाहिए, क्या मैं तुमसे ख़रीद सकता हूँ? वांग जी ने कहा, ऑफ कोर्स ख़रीद सकते हो। फिर विंग ने कहा, ठीक है, सुनो, तुम दोनों 2 तरबूज लेकर जाओ। उनमें से एक बॉडीगार्ड ने कहा, सर, मैं जा रहा हूँ, एक को रहने दीजिए। विंग ने कहा, हाँ, तुम दोनों भी ठीक है, जाओ। फिर एक बॉडीगार्ड तरबूज लेकर चला गया था और दूसरा बॉडीगार्ड विंग के साथ ही था। इधर विंग ने उससे कहा कि हम सब मछली पकड़ने जा रहे हैं पास के नदी में। ये सुनकर वांग जी ने कहा, वहाँ पर मत जाओ, बहुत खतरा है, तुम लोग गुमेगा हो। ये सुनकर विंग ने कहा, नहीं, मैं नहीं डरता हूँ खतरे वतरे से, और वैसे भी मुझे फ़िशिंग करना बहुत पसंद है और मैं तो ज़रूर जाऊँगा। वांग जी ने कहा, लेकिन विंग ने वांग जी की बात को नहीं माना और फिर वो अपनी बॉडीगार्ड को लेकर चला गया। वांग जी ने कहा, उसके साथ बॉडीगार्ड है, उसे कुछ नहीं होगा, मैं फालतू में उसका फिक्र कर रहा हूँ। विंग ने होसेंग और बाकी सारे ओमेगा वहाँ पर फिशिंग कर रहे थे, और पीछे से कुछ अल्फाज पेड़ के पास बैठकर शराब पी रहे थे। सुबह सुबह उठकर ही वो लोग शराब पी रहे थे और जुआ खेल रहे थे। जब उन लोगों ने ओमेगास को देखा तब उनकी गंदी नज़र उन पर पड़ गई। उन्होंने कहा, वाह, इतने सारे ओमेगास हैं, हम इतने सारे अल्फाज हैं, एक एक को तो हम ले ही सकते हैं, क्या कहते हो? और ख़ास करके वो वाला, वो गांव में नया लग रहा है और बहुत ब्यूटीफुल भी है। ये सुनकर उन सब के दिलों में लालच जाग गई और उन्होंने कहा, ठीक है, चलो उनको उठाते हैं और फिर हम उन्हें अपने डेरे में लेकर जाएंगे। ये सुनकर उनमें से जो लीडर था उसने कहा, हाँ, ज़रूर, चलो। फिर वो सब लोग वहाँ पर आ गए। बॉडीगार्ड ने उन्हें रोकने की कोशिश किया, लेकिन उन्होंने बॉडीगार्ड को धूल चटा दिया। उन्हें इतना मारा उसको, क्योंकि वो अकेला ही था और वो उनसे निपट नहीं पा रहा था, और वो आज गन भी नहीं लेकर आया था, क्योंकि ये गांव है, इसीलिए वो गन लेकर नहीं घूम रहा था। इधर जो विंग था वो भी उनसे लड़ रहा था, लेकिन फिर भी वो एक ओमेगा है और फाइनली उनके पास हार जाता है, और वो विंग को पकड़ के लेकर जा रहे थे और बाकी सबको भी, न्यूसेंग और बाकी सबको। वांग तरबूज बेचकर घर जा रहा था और उसके पास एक तरबूज था जो बिका नहीं था। वांग जी उसे लेकर ही घर आ रहा था। जब वो वहाँ से गुजर रहा था उसने देखा कि विंग और बाकी सब लोग चिल्ला रहे हैं। उस रास्ते से कोई जाता नहीं है। वांग जी वहाँ पर जाता है और देखता है कि कुछ लोग उन्हें तंग कर रहे हैं। ये देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उनके ऊपर वांग जी अटैक करता है। वांग जी तरबूज से उन्हें मारता है।
तरमूज टूट गया और फिर वो लाल नहीं निकला। फिर वांग जी ने कहा, हाँ अच्छा हुआ कि ये तेरे सिर पर फूटा। ये सुनकर वो उन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो लोग वांग जी को मारने के लिए वहाँ पर चले गए। वो लोग वांग जी से फ़ाइट करते हैं और बॉडीगार्ड भी उठ जाता है और वो फाइट करने लगता है और फिर फाइट करके वो उन सबको भगा देता है। वांग जी पहलवान की तरह था, उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, इसीलिए वांग जी फाइट करने में बहुत ज़्यादा अच्छा है। विंग उसकी फाइटिंग स्किल देखकर उस पर और लट्टू हो गया। अब विंग को बस बहुत हो गया है, विंग को वांग जी ही चाहिए। अब उसने शायद वांग जी से प्यार भी कर बैठा है। उसने वांग जी को देखते हुए कहा, थैंक यू सो मच बॉडी बिल्डर, तुम बहुत अच्छे हो। वांग जी ने कहा, मेरा नाम वांग जी है। विंग ने कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, मुझे यकीन था कि तुम उन सबको मार भगाओगे। वांग जी ने कहा, मैंने मना किया नहीं यहाँ पर आने के लिए, लेकिन तुम लोग मेरी बात नहीं माने। वो निहोसेंग को डांट रहा था और निहोसेंग चुपचाप अपने सिर झुकाकर वहाँ पर खड़ा था। फिर वांग जी ने कहा, चलो मैं तुम सबको घर छोड़ देता हूँ। फिर विंग ने कहा, थैंक यू। फिर सबको घर छोड़ने के बाद वांग जी अपने घर चला गया। विंग अपने पापा के पास आकर वांग जी की कारनामें बता रहा था, मतलब वांग जी ने उसे बचाया ये सब कुछ। उसने कहा, बताए पापा, पहली बार मैं जब वांग जी से मिला तब मैं नाले में गिर रहा था, लेकिन वांग जी ने मेरी जान बचा लिया और अब दोबारा उन लड़कों से हमें बचा लिया। फिर ये सुनकर उसके फादर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और पनिशमेंट देने के बारे में सोच रहे थे। विंग ने उन्हें मना किया क्योंकि वांग जी ने ही उसे बहुत पीट दिया है, अब पनिशमेंट की कोई ज़रूरत भी नहीं है। उसके फादर चुप हो गए। फिर विंग ने कहा, फादर आपको पता है वांग जी कितना अच्छा है और वो कितना स्ट्रांग है, आप उसकी बॉडी देखोगे ना तो आप चौंक जाओगे। ये सुनकर विंग की बात सुनकर उसके फादर ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, तारीफ़ करना बंद करो। सीन कट होता है। जब सुबह सुबह विंग नीचे आता है तब उसने देखा कि वांग जी उसके फादर के सामने खड़ा है, अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ करके और कुछ बातें कर रहा है। उसकी फादर वांग जी के साथ बात कर रहा है, उसका नाम पूछ रहा है। उन्होंने कहा, तुम लान परिवार से हो, वो लान परिवार जो कभी ज़मींदार हुआ करते थे। फिर वांग जी ने कहा, हाँ अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। वी चांगसे ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुम उनके वारिस हो और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, अब तुम एक जॉब के लिए ढूंढ रहे हो। विंग ने कहा, हे वांग जी तुम यहाँ पर। वो विंग के पास आ गया। उसने विंग को देखते हुए कहा, हेलो विंग, गुड मॉर्निंग। विंग ने कहा, गुड मॉर्निंग, लेकिन तुम मेरे घर में। वी चांगसे ने कहा, तुम जानते हो इसे बेटा, ये कौन है? फिर विंग ने कहा, हाँ डैड मैं जानता हूँ इसे, इसलिए तो मेरी जान बचाया था। मैंने आपको बताया था ना कि मेरी एक दोस्त है जिसने मेरी जान बचाया और उसकी बॉडी बहुत स्ट्रांग है। फिर वी चांगसे ने उसको बहुत अच्छे से देखा। उसने कहा, ओह तो तुम ही हो लान वांग जी, जिसकी तारीफ़ विंग कर रहा था। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तारीफ़? फिर वी चांगसे ने कहा, विंग ने कहा कि तुमने उसकी जान बचाई है वगैरह वगैरह, वो सब कुछ बोल रहा था कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, ये सब कुछ। वांग जी ने कहा, ये ऐसी बात नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। दरअसल अगर कुछ गलत काम होता है मेरे सामने तो मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूँ, चाहे मैं स्ट्रांग हूँ या फिर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी। ये सुनकर वी चांग से बहुत ज़्यादा हैप्पी था। उसने कहा, ठीक है मैं तुम्हारे लिए काम ढूंढ सकता हूँ। विंग ने कहा, क्या ये आपके पास काम के लिए आया है? वी चांग से ने कहा, हाँ बैठ जाओ वांग जी। वांग जी बैठ गया। उसने कहा, देखो तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम्हें फैक्ट्री में नहीं कुछ अच्छा सा काम करना चाहिए। वांग जी ने कहा, मुझे कोई अच्छा सा काम क्यों देगा? आपकी फैक्ट्री बन रही है, अगर हो सके तो वहाँ पर मुझे एक काम दे दीजिए। फिर वी चांगसे ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें इससे बढ़िया काम दूंगा। वांग जी ने कहा, इससे ही बढ़िया काम? वी चांगसे ने कहा, हाँ देखो मेरा इकलौता बेटा विभूषण है, मुझे इसकी हमेशा फ़िक्र होती रहती है, पता नहीं कहाँ कहाँ रहता है, कहाँ कहाँ खेलता है और मेरी बात भी नहीं सुनता। चलो तुम्हें मैं एक जॉब ऑफर कर रहा हूँ, क्या तुम विंग की बॉडीगार्ड बनोगे? ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था। उसने कहा, क्या सच में वांग जी मेरा बॉडीगार्ड बनेगा? ये बोलकर उसने वांग जी को देखा। वांग जी ने कहा, क्या मैं और बॉडीगार्ड? फिर वी चांगसे ने कहा, हाँ तुम बॉडीगार्ड। क्यों तुम नहीं बनोगे बॉडीगार्ड? फिर वांग जी ने कहा, मैं ये इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी चांगसे ने कहा, तुमने कहा ना कि तुम्हें एक जॉब चाहिए और जॉब इतनी आसान तो नहीं होती है ना, और बॉडीगार्ड का काम तो बहुत आसान है, बस तुम्हें इसे गार्ड करना है और तुम जितने हट्टे कट्टे दिखते हो
तुम्हारे डर से विंग के पास कोई आएगा भी नहीं। ये सुनकर वांग जी ने कहा, लेकिन अंकल ये तो बहुत जिम्मेदारी का काम है। मैं विंग ने कहा, तुम कर सकते हो। ये बोलकर उसने उसे कंधों पर हाथ रख दिया। उसने कहा, बन जाओ ना मेरे बॉडीगार्ड, तुम बहुत स्ट्रांग हो, मुझे कब से ऐसे बॉडीगार्ड की ज़रूरत थी। वांग जी ने कहा, लेकिन फिर वही चांगसे ने कहा, तुम्हारी दादी की ट्रीटमेंट मैं करवाऊँगा अपने शहर ले जाकर, ठीक है। ये सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी था और बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हो गया। सीन कट होता है नेक्स्ट डे। जब विंग उठता है तब वो बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि आज से ही वांग जी अपनी काम पर ज्वाइन करने वाला है और वो विंग का बॉडीगार्ड बनने वाला है। इसीलिए वो सुबह सुबह आकर वहाँ पर हाजिर हो गया था। वी चांग से उसे एक ड्रेस गिफ्ट करता है। उसने कहा, आज से तुम बॉडीगार्ड का ड्रेस पहन कर रहोगे। ये सुनकर वांग जी हैप्पी था और वांग जी ड्रेस को ले लेता है और उसे पहन भी लेता है। थोड़ी देर बाद जब विंग नीचे आता है तब उसने वांग जी को देखा। बॉडीगार्ड मूड में लान वांग जी खड़ा था और काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। विंग ब्लश करता है। उसने कहा, आय हाय, मेरा अल्फ़ा कितना हैंडसम लग रहा है। दिल से तो मैंने तुम्हें अपना चुका हूँ, बस अब तुम्हें बताने की ज़रूरत है। और डैड तो मान जाएंगे, पहले तुम मान जाओ उसके बाद डैड। फिर इधर उसने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, चलो गाँव में मुझे घुमाने ले चलो। ये सुनकर वांग जी ने कहा, मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ सर, आप प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दीजिए। फिर विंग ने कहा, देखो बॉडीगार्ड बनने से पहले तुम मेरे दोस्त थे, इसीलिए हम दोस्त भी हैं, और तुम मुझे सर नहीं विंग कहोगे, है ना पापा। फिर वी चांगसे ने कहा, हाँ तुम लोग दोस्त हो तो सर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी ने स्माइल किया और फिर विंग उसे लेकर बाहर आ गया। विंग ने कहा, बताओ तुम मुझे कहाँ लेकर जाओगे। वांग जी ने कहा, झील के किनारे में। विंग ने कहा, रियली, चलते हैं, हाउ रोमांटिक। ये बोलकर वो आगे निकल गया। वांग जी उसके पीछे पीछे आ रहा था। विंग ने कहा, तुम्हें पता है, हाँ मैं पहले बोल रहा था कि मैं गांव में नहीं आऊँगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं गांव छोड़कर ना जाऊँ। वांग जी ने कहा, ऐसा क्या। विंग ने कहा, हाँ कुछ दिन बाद डैड वापस जाएंगे और मुझे भी जाना पड़ेगा डैड के साथ, लेकिन जाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि मुझे गाँव में मन लग गया है। वांग जी ने कहा, ऐसा नहीं, तुम्हें पढ़ाई भी तो कंप्लीट करनी है ना। विंग ने कहा, हाँ वही तो। इधर उसने वांग जी को देखा, उसने वांग जी को धक्का दिया। उसने कहा, पकड़ो मुझे। ये बोलकर वो दौड़ लगाता है। वांग जी ने कहा, रुक जाओ विंग, तुम गिर जाओगे। ये बोलकर वो भी दौड़ लगाता है। अचानक से विंग का पैर स्लिप हो जाता है। वांग जी उसके हाथ को पकड़ लेता है, लेकिन वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। वो लोग लुढ़कते 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 नीचे आ जाता है और पूरा झील के किनारे आकर गिर जाते हैं। विंग वांग जी के ऊपर था। वांग जी ने कहा, हटो विंग। विंग उसके ऊपर से हटते हुए कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम गिर गए। फिर वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हें बचाना मेरा काम है। विंग ने कहा, तुम बहुत अच्छे बॉडीगार्ड हो। ये बोलकर उसने वांग जी के कंधों के ऊपर हाथ रखा। वांग जी ने कहा, नारियल पानी खाओगे। विंग ने कहा, हाँ ज़रूर। वहाँ पर कुछ लोग नारियल तोड़ रहे थे, तो वांग जी ने उनसे बात किया और फिर उन्होंने 2 नारियल दे दिया और वांग जी ने उसे काट कर विंग को खिलाने के लिए कहा। विंग खा रहा था। विंग ने कहा, आई मीन पी रहा था। विंग ने कहा, वाह ये बहुत मीठा है, तुम्हें पता है कितना टेस्टी है। वांग जी ने कहा, मुझे पता है विंग, मैं भी पी रहा हूँ। विंग ने कहा, थैंक यू सो मच। वांग जी ने कहा, क्यों। विंग ने कहा, हाँ मुझे घुमाने लेकर आने के लिए। वांग जी ने कहा, ये तो मेरा काम है, तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊँगा। वैसे भी अब चलो चलते हैं यहाँ से। विंग ने कहा, ठीक है। फिर विंग वांग जी को देखते हुए कहा, तुम कितने हैंडसम हो, काश तुम मेरे बॉयफ्रेंड होते, और मैं बहुत जल्दी तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बोलकर उसने स्माइल किया। सीन कट होता है। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। विंग और वांग जी अच्छे दोस्त बन गए थे। अब विंग और वांग जी नदी में घूमने गए थे, जहाँ पर विंग वांग जी को तंग कर रहा था, उसकी तरफ पानी फेंक रहा था, रेत फेंक रहा था, और वांग जी वैसा ही कर रहा था और विंग बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था। विंग ने कहा, मुझे यकीन नहीं होता कि मुझे यहाँ पर इतना मज़ा आने वाला था। वांग जी ने कहा, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम्हें मज़ा आ रहा है विंग। विंग ने कहा, दान जान, चलो उधर चलते हैं। फिर उसने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया। जब विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ा तब वांग जी को धड़कनें फील होती है। उसने कहा, धीरे धीरे मैं विंग के करीब हो रहा हूँ, इतने करीब कि मैं उससे दूर भी नहीं हो सकता। अब लगता है मैं उसे चाहने लग गया हूँ, लेकिन ये गलत बात है। मैं उसका बॉडीगार्ड हूँ, मुझे अपने लिमिट पर रहना चाहिए, और मुझे ये काम बहुत मुश्किल से मिला है। मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकता हूँ, मुझे दादी का इलाज करना पड़ेगा। नहीं,
मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मुझे विंग से दूर होना ही पड़ेगा, मैं इतने करीब नहीं आ सकता हूँ। सीन कट होता है। कुछ दिन बाद अब विंग घर जाने वाला था, इसलिए विंग पैकिंग कर रहा था। इधर वांग जी भी अपने पैकिंग कर रहा था। दादी ने कहा, क्या ये सच है कि तुम शहर में जा रहे हो? वांग जी ने कहा, मैं उसका बॉडीगार्ड हूँ दादी, अगर वो शहर में जाएगा तो मैं भी जाऊँगा। ये सुनकर दादी ने कहा, ठीक है बेटा, लेकिन खत लिखते फिरना। फिर वांग जी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं डॉक्टर के साथ जाकर बात करूंगा। वही चांगसे ने कहा है कि वो आपका ट्रीटमेंट करवाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही मुझे कोई अच्छा सा डॉक्टर मिल जाएगा मैं आपको यहाँ से लेकर जाऊँगा और आपका ट्रीटमेंट करवाऊँगा। दादी ने कहा, बस ये खांसी ही तो है बेटा, मैं ठीक हो जाऊँगा। वांग जी ने कहा, नहीं, अपना ध्यान रखना, और मैंने नेहा सेंग से कह दिया है, वो आपका ख्याल रखेगा, और निये मिंजू भी। ये सुनकर दादी ने कहा, ठीक है, अब तुम जाओ। वांग जी दादी को बाय बोलता है, काम के लिए उसे जाना ही पड़ता। जब वो विंग के घर आता है तब विंग पहले से रेडी था घर जाने के लिए। वो वांग जी को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी था। उसने कहा, वाह लानजान, तुम आ गए, चल चलते हैं। फिर वो वांग जी से काफ़ी सारी बातें कर रहा था। इतना खुश देखकर वही चांग से बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि विंग कितना ज़्यादा हैप्पी है। विंग की मॉम के मरने के बाद से विंग कभी भी इतना हैप्पी नहीं था जितना कि आप हैं वांग जी के साथ। वही चांग से ने कहा, वांग जी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लड़का है और मिस्टर लान का लड़का है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मिस्टर लान का लड़का मेरे घर का बॉडीगार्ड है। इतनी अमीर घर का लड़का, उसे इतनी गरीबी झेलना पड़ रहा है। हाँ, किस्मत, पता नहीं किस्मत कब किसको मात दे, ये कोई कुछ नहीं कह सकता है। घर आने के बाद भी विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था और उसको हैप्पी देखकर दादाजी ने कहा, क्या बात है, विंग इतना खुश क्यों है? फिर वी चांगसे ने कहा, ये सब कुछ वांग जी के लिए पॉसिबल है। वांग जी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लड़का है। आपको पता है वांग जी कौन है? उसने वांग जी के बारे में सब कुछ बताया। उसने कहा, क्या, चिंग हांगजुन का बेटा? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, वो बॉडीगार्ड है, इतने अमीर घर का बेटा। ये सुनकर उसने कहा, हाँ सही कहा आपने, मतलब क्या ही हो सकता है। हाँ, अब उनके पास उतना प्रॉपर्टी नहीं रहा, सिर्फ चिंग हांगजुन का मॉम ही जिंदा है। ये सुनकर उसने कहा, मिसेस लान अभी तक जिंदा है? फिर वही चांगसे ने कहा, हाँ क्यों? फिर इधर मिस्टर वी ने कहा, नहीं कोई बात नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। सीन कट होता है। विंग वांग जी को देखता है बैल्कनी से। विंग वांग जी को देखता है रात के टाइम, जब वांग जी गार्डन में बैठा हुआ था और कुछ देख रहा था आसमान की तरफ। विंग वांग जी के पास आ गया। उसने कहा, हे लानजान। फिर वांग जी ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि मेरा नाम लानजान है? वो मेरा बर्थ नेम है। विंग ने कहा, यूँ ही पता लग गया। ये बोलकर वो वांग जी के पास आकर बैठ गया। उसने वांग जी को देखते हुए कहा, तुम क्या देख रहे हो? वांग जी ने कहा, आसमान के तारों की तरफ। दादी कहती है, मॉम और डैड आसमान के तारे बन चुके हैं। ये सुनकर विंग ने कहा, तुम्हारे मॉम तो नहीं है ना? मेरी भी मॉम मुझे छोड़कर चली गई, तुम्हें पता है, तब मैं सिर्फ 7 साल का था। वांग जी ने कहा, मैंने तो मेरी मॉम को देखा भी नहीं, मेरे जन्म होते ही मेरी मॉम की डेथ हो चुकी थी। ये सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। विंग ने कहा, मेरे डैड कहते हैं मेरी मॉम भी आसमान के तारा बन चुके हैं और मैं हमेशा देखता रहता हूँ, एक दिन मैं भी मेरे मॉम के पास जाऊँगा। वांग जी ने विंग को देखते हुए अपने माइंड में कहा, तुम बहुत लकी हो विंग कि तुम्हारे पास तुम्हारा फादर है, मेरे पास तो सिर्फ दादी है। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे कम से कम दादी तो मिला, अगर मैं लावारिस हो जाता तो पता नहीं मेरा क्या होता। विंग ने उसे देखते हुए कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? वांग जी ने कहा, अब नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, लानजान, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वांग जी ने कहा, ज़रूरी बात करनी है? फिर विंग ने कहा, जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था गांव में, तो मुझे बहुत पसंद आ गए थे। सच कहूँ तो मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। फिर इधर वांग जी ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो विंग? उसने अपने हाथ को हटाते हुए कहा, नहीं विंग, ये नहीं हो सकता है, अगर तुम्हारे फादर को पता चलेगा तो मेरी जॉब चली जाएगी, ऐसा मत करो। विंग ने कहा, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वांग जी ने कहा, विंग, ऐसा करना गलत बात है, मैं तुम्हारा नौकर हूँ। विंग ने कहा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो वांग जी? वांग जी खड़ा हो गया। उसने कहा, आई एम सॉरी विंग,
विंग ने कहा, रुको लान वांग जी। वांग जी रुक गया। विंग ने कहा, मेरे साथ चलो, मेरे रूम में। वांग जी ने कहा, लेकिन क्यों? विंग ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ। तुम मेरी बात नहीं मानोगे? वांग जी उसकी बात को मान लेता है और उसके साथ उसके रूम में चला जाता है। जाने के बाद विंग ने उसे कहा, इधर आओ। ये बोलकर विंग बेड पर बैठ गया। विंग को देखकर वांग जी को घबराहट सी होने लगी कि वो बेड पर क्यों बैठ गया और उसे उधर क्यों बुला रहा है। वांग जी थोड़े वक्त के लिए चुप रहा, खड़ा था चुपचाप। विंग ने कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि मैंने क्या कहा? मैंने कहा इधर आओ। बट अभी भी वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही उससे कोई बात किया। वांग जी बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ा था वहाँ पर। विंग ने कहा, क्या तुम मेरे ऑर्डर को नहीं मान रहे हो? मैं कह रहा हूँ इधर आओ। वांग जी अब धीरे धीरे करके विंग की तरफ बढ़ने लगता है। उसने विंग को देखते हुए कहा, लेकिन विंग। फिर विंग ने कहा, लेकिन विंग ऐसा क्यों बोल रहे हो? इधर आओ, बैठो। वो वांग जी को बैठने के लिए बोलता है। वांग जी उसके पास बैठ गया। विंग ने कहा, हाँ, अब मुझे टच करो। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या? वांग जी खड़ा हो गया। विंग ने कहा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ? वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी विंग, तुम क्या बोल रहे हो? टच करो का मतलब क्या है? विंग ने कहा, टच करो का मतलब टच करो। फिर वांग जी फिर से बैठ गया। विंग ने कहा, तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना? वांग जी ने कहा, कहाँ टच करो? जहाँ तुम्हारा मन करे। वांग जी ने कहा, ये तुम मुझसे मजाक कर रहे हो क्या? विंग ने कहा, मजाक बिल्कुल नहीं। उसने वांग जी की दोनों गाल को पकड़ के खींचा। वांग जी ने अपने आइज़ को ब्लिंक किया। विंग ने अपने दोनों हाथों से वांग जी की नेक को ग्रैब कर लिया। ये देखकर वांग जी अपने फिर से आइज़ को ब्लिंक करता है। उसका कान पूरी तरीके से रेड हो चुका है। वो भी विंग को लाइक करता है। विंग की इस हरकत पर उसके दिल पर लड्डू फूट रहे थे, लेकिन फिर भी उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो यहाँ पर काम करने के लिए आया है। अगर वी चांगसे को पता लगेगा कि ये सब कुछ हो रहा है तो ये काम वांग जी के हाथ से चला जाएगा। तब वांग जी क्या करेगा? वांग जी विंग को देखते हुए कहा, विंग, ये तुम क्या कर रहे हो? विंग धीरे धीरे करके अपनी फेस को वांग जी की तरफ बढ़ा रहा था, जैसे कि वो अभी उसे किस करने वाला है। यह महसूस करने के बाद वांग जी ने विंग को धक्का दे दिया। उसने कहा, विंग। विंग ने कहा, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? और वैसे भी तुम मेरा बॉडीगार्ड हो, तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करने पड़ेंगे। चलो चुपचाप यहाँ पर आओ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हें पहले बताया है, इसीलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वांग जी ने कहा, तुम कुछ नहीं कर सकते हो विंग, तुमने मुझसे नहीं पूछा। विंग ने कहा, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो। वांग जी ने कहा, मैं सर से बात करूँगा। विंग ने कहा, रुक जाओ। वांग जी नीचे आ गया। वहाँ पर वी चांग से बैठा हुआ था। वो बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। उसे अपनी वाइफ की बहुत याद आ रहा था। अचानक वांग जी उसके पास आ गया। वी चांग से वांग जी को देखते हुए कहा, क्या बात है वांग जी, तुम इतने भाग क्यों रहे हो? वांग जी ने कहा, सर मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। फिर उसने विंग को देखा। विंग ने कहा, मैं बताता हूँ वो ज़रूरी बात क्या है। वी चांगसे ने कहा, क्या बात है विंग? और वांग जी, क्या हुआ है? वांग जी ने कहा, वो विंग, वो ना विंग। वांग जी आगे बोल नहीं पा रहा था। वो कैसे बोले कि विंग से किस करने आ रहा था? ये वो बोल सकता है क्या? वी चांगसे ने कहा, हाँ विंग, बताओ विंग ने क्या किया है? विंग ने कहा, मैं बता रहा हूँ पापा, क्या आपने ये नहीं कहा था कि विंग जो बोलेगा वांग जी को वही करना पड़ेगा, क्योंकि वांग जी मेरे पास काम करता है, मेरा बॉडीगार्ड है। वी चांगसे ने कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, लेकिन सर वो। तभी वी चांगसे ने कहा, वांग जी चुप रहो, मैं मेरे बेटे से बहुत प्यार करता हूँ और बचपन से ही उसने अपनी मॉम को खो दिया है, इसीलिए वो जो मांगता है मैं उसे वही देता हूँ। अगर विंग तुम्हें कुछ करने के लिए बोलता है तो तुम्हें वो करना पड़ेगा, समझे? वांग जी ने कहा, मतलब वो भी? फिर वी चांगसे ने कहा, वो का मतलब क्या है? जो विंग बोलेगा तुम वही करोगे, समझे? वांग जी ने विंग को देखा। विंग हंस रहा था। विंग ने कहा, देखा, अब पापा ने परमिशन दे दिया है तो। वांग जी ने कहा, लेकिन विंग कुछ और। फिर वी चांगसे ने कहा, जाओ, विंग जो बोल रहा है वो करो, समझे?
विंग जाओ, मैंने समझा दिया है उसे, अब वो तुम्हारी बात को नहीं टालेगा। विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, अब तो पापा ने परमिशन दे दिया है, अब तुम खुश हो ना, चलो यहाँ से। ये बोलकर वो उसे खींच कर लेकर चला गया। वो वांग जी को रूम के अंदर लेकर धक्का देता है और दरवाजे को बंद कर देता है। वांग जी ने कहा, देखो विंग, ये गलत बात है ना। विंग अपने शर्ट को खोलने लगता है। ये देखकर वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग ने कहा, तुमने देखा ना, फादर ने हमें परमिशन दे दिया है, अब तुम क्या सोच रहे हो वांग जी। वांग जी ने कहा, ये गलत बात है विंग, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। विंग ने कहा, अब तुम मुझे सिखाओगे कैसा नहीं करना चाहिए। देखो तुम भूल रहे हो, फादर ने कहा तुम मेरी बात मानोगे, समझे। वांग जी ने कहा, लेकिन इस बात के लिए नहीं कहा था। विंग ने वांग जी को धक्का दे दिया। वांग जी बेड पर गिर गया। फिर विंग ने कहा, हाँ, परमिशन तो परमिशन होती है, चाहे वो किसी बात के लिए भी हो। ये बोलकर वो इसके ऊपर आने लगता है। विंग ने वांग जी से कहा, बताओ लानजान, मेरी आंखों में आंखें डालकर, कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। वांग जी विंग की आंखों में देखने लगता है। विंग अपने आप को लेकर उसकी और करीब आ रहा था और फाइनली वो उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गया था। ये वांग जी का फर्स्ट केस था और विंग का भी। ये फीलिंग उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था, बेस्ट था। विंग जैसे जैसे लिप्स को मूव कर रहा था, वांग जी की बॉडी हार्ड होता जा रहा था और वांग जी अपने लोअर बॉडी पार्ट को बहुत हार्ड फील कर पा रहा था, क्योंकि विंग की जो बॉडी का वेट था वो पूरा ही वांग जी के ऊपर था। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों अलग होते हैं, एक लॉन्ग किस के बाद। विंग ने वांग जी से पूछा, बताओ लानजान, अभी तक तुमने बताया क्यों नहीं, तुम मुझसे प्यार करते हो या फिर नहीं करते हो। वांग जी ने कहा, नहीं। विंग ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो लानजान, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, सच बोलो कि तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं। वांग जी ने कहा, नहीं विंग, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता हूँ, ये गलत बात है। विंग ने कहा, तुम झूठ कह रहे हो, कर सकता हो का मतलब क्या है, तुम करते हो और तुम नहीं बोल रहे हो। प्लीज़ लानजान, बता दो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जिस दिन से तुम्हें देखा है उस दिन से ही। इधर वांग जी विंग को देखने लगा। विंग की आंखें इमोशनल से भर चुकी थी। विंग की आंखों में टीयर्स नज़र आ रहा था। वांग जी और ख़ुद को संभाल नहीं पाता है अपने विंग को रोते हुए देखकर। उसने विंग को हग करते हुए कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया तुम्हारे प्यार में गिरने से। विंग ने कहा, मुझे पता है, जब मैंने तुम्हारी आंखों में देखा था तब मैं समझ गया था कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, लेकिन अभी तुम मुझे नहीं बोल रहे थे। वांग जी ने विंग से कहा, धीरे धीरे करके तुम्हारे कब इतने करीब आ गया मुझे पता भी नहीं चला। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे अपने काम पर फोकस करना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं धीरे धीरे करके तुम्हारे प्यार में गिरता चला गया, ये गलत बात है। फिर विंग ने उसकी फेस को पकड़ते हुए कहा, नहीं लानजान, ये गलत बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो, और वैसे भी ये गलत बात क्यों होगी। देखो लानजान, तुम गलत मत समझो, ये सच है कि तुम मुझसे प्यार करते हो और ये भी सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और ये कोई गलत काम नहीं है और ना ही गलत बात है। फिर वांग जी ने एक प्यारा सा स्माइल किया। विंग ने उसे देखते हुए कहा, लानजान, अब कह ही दो, आई लव यू। वांग जी ने कहा, आई लव यू टू विंग। उसने विंग को हग कर लिया और उन दोनों ने फिर से एक दूसरे के लिप्स को लॉक कर लिया। वो धीरे धीरे करके वांग जी का जो शर्ट था वो ओपन करने लगा, उसकी बटन्स को ओपन करने लगा, और उसका जो स्किन था वो अपने हाथ को स्लाइड करते हुए उसकी जो पूरी स्ट्रॉन्ग सी एब्स थी, उसके बाद जितनी सारी उसकी स्किन की जो तिल वगैरह था वो सब कुछ वो टच कर करके देख रहा था। वो धीरे धीरे करके वांग जी के अंदर बॉडी पार्ट को सहला रहा था, जिससे वांग जी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और वांग जी बहुत चाह रहा था, वो मांग रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी ने विंग को फ्लिप कर दिया और फिर उसकी नेक पर अटैक करता है। वो उसकी नेक को लेग से बाइट करने लगता है, यहाँ तक कि वांग जी इतने जोश में आ गया था कि उसने उसे अल्फ़ा मार्क भी दे दिया था। विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि फाइनली किसी ने उसे मार्क कर दिया, उसके लवर ने। फिर विंग ने भी उसे अपना ओमेगा मार्क दे दिया। विंग वांग जी को हग कर लेता है। वांग जी विंग के दोनों पैरों को खोलता है और फिर उसके थाइस को टच करने लगता है। उसके बाद वो धीरे धीरे करके उसे प्रिपेयर करने लगता है। जब विंग लाउडली मॉर्न कर रहा था तब ये साउंड सुनकर वांग जी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वांग जी उसके अंदर इंसर्ट होता है और फिर मूव होने लगता है। वो उसके साथ इंटीमेट होता है और काफ़ी टाइम तक वो दोनों इंटीमेट होते रहते हैं।
तकरीबन 7 टाइम के बाद वांग जी सेटिस्फाइड होता है और फिर वो दोनों अलग होते हैं। सीन कट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग। विंग वांग जी की बाहों में सो रहा था। विंग उठकर ही वांग जी के बालों को टच करता है, उसके फेस को टच करता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो वांग जी के साथ पूरी रात था। उसे कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। उसके बाद वांग जी की आंखें खुल देती है और फिर वांग जी विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम मुझे तंग कर रहे हो। विंग ने कहा, हाँ राजान, क्योंकि मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ। ये बोलकर उसने अपनी अल्फा मार्क को दिखाया। वांग जी ने स्माइल किया और फिर विंग को फ्लिप कर दिया और फिर उनका मॉर्निंग रोमांस स्टार्ट हो गया। सीन कट होता है ब्रेकफास्ट टेबल पर। वी चांग्स ने नोटिस किया कि विंग बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। उसे ऐसे ब्लश करते हुए देखकर उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। और फिर उसने पास खड़े हुए वांग जी को भी देखा, जिसका कान पूरी तरीके से लाल हो चुका था। वी चांग्स ने कहा, ये दोनों इतने अजीब से क्यों लग रहे हैं, कुछ बात है क्या। फिर इधर हम विंग को देखते हैं, जो कि अपनी अल्फा माँ को छिपा रहा था क्योंकि उसका फादर उसे घूर रहा था। सीन कट होता है। वांग जी ने विंग से कहा, अगर तुम्हारे डैड को पता लग गया इसके बारे में तो शायद वो मुझे मार डालेंगे। विंग ने कहा, तुम चिंता मत करो, एक बार ये फैक्ट्री का काम कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं मेरे रिश्ते के बारे में हमारे रिश्ते के बारे में फादर को बोल देंगे, ठीक है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है, मैं बहुत गरीब हूँ। विंग, तुम बहुत अमीर हो। विंग ने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, क्या हो और कहाँ रहते हो। मुझे तुम्हारे साथ रहना है और तुम्हारे साथ वो गांव में मैं रहूँगा और तरबूज के खेत में जाऊँगा। ये सुनकर वांग जी हंसते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो विंग, तुम इसकी आदत नहीं है। विंग ने कहा, कोई बात नहीं, मैं सनस्क्रीन लगा लूँगा। ये बोलकर विंग हंस रहा था और उसकी बात सुनकर वो दोनों हंस रहे थे। उन दोनों की बात पीछे से उसकी दादाजी सुन लेते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहते हैं और चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट नाइट को भी वो लोग इंटीमेट होते हैं, बहुत क्लोज वो लोग इंटीमेट हो रहे थे और वो लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे, नोटी नोटी बातें कर रहे थे। और वो नाइट बहुत ज़्यादा हार्ड थी उन सब के लिए, उन दोनों के लिए। फिर सीन कट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग। वही चांग से लान वांग जी को अपने पास बुलाता है और दादी को यहाँ पर लाने के लिए बोलते हैं। ये सुनकर वांग जी ने कहा, ठीक है, और वांग जी दादी को लाने के लिए चला गया था। उसने विंग को कहा कि मैं दादी को लाने जा रहा हूँ क्योंकि उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी पड़ेगी और तुम्हारे फादर ने एक डॉक्टर देख लिया है। विंग ने उसे परमिशन दे दिया तो वो चला गया था। सीन कट होता है वी चांग से विंग के पास आता है और वो विंग को हाथ से खींचकर बाहर लेकर आता है गार्डन में। फिर उसने कहा, बताओ विंग, आजकल तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। विंग अपने दादाजी को देखता है और अपने फादर को। अचानक फादर ने ऐसे क्वेश्चन क्यों किया उसको समझ में नहीं आ रहा था। फिर इधर उसके फादर ने फिर से कहा, बताओ विंग, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। विंग अपने फादर को देखते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं। फिर उसके फादर ने उसके अल्फ़ा वाइट को दिखाते हुए कहा, बताओ ये क्या है, अगर तुम छुपा नहीं रहे हो तो ये अल्फ़ा मार्क तुम्हें कहाँ से मिला। फिर उसके दादाजी हंसने लगते हैं। विंग दादाजी को देखते हुए कहा, दादाजी। फिर वही चांगसन ने कहा, बताओ तुम्हारे और वांग जी के बीच क्या चल रहा है। विंग ने कहा पापा। उसने उसके पैर पकड़ लिया। उसने कहा, पापा ये सब मेरी गलती है, उसकी कोई गलती नहीं है, प्लीज़ उसे कोई पनिशमेंट मत देना। फिर वो लोग बहुत सीरियस होकर विंग को देख रहे थे। विंग ने कहा, मैंने पहले उसे कहा था, उसने कुछ नहीं किया, मैंने उसे ज़बरदस्ती किया। ये सुनकर दादाजी वी चांग से को देखते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और वी चांग से भी। विंग ने कहा, आप हंस क्यों रहे हो। वही चांग से विंग को उठाते हुए कहा, मुझे वांग जी बहुत पसंद है और ख़ास करके जब मुझे पता चला कि वो शिंग हांग जुन के बेटे हैं तब और ज़्यादा पसंद आ गया। और पता है मैंने दादी को क्यों बुलाने के लिए कहा उसकी क्योंकि तुम दोनों शादी की बात करना है। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था। उसने कहा, क्या शादी की बात, वाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसने अपने डैड को हग कर लिया। उसके फादर ने कहा, तुम्हारी मॉम के मरने के बाद से कभी भी मैंने तुम्हें हंसते हुए नहीं देखा। जब तुम उसके साथ थे तुम कितने हंस रहे थे, कितना खुश थे। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और हंसते रहो, इसीलिए मैं ये तय किया है। तुम खुश तो हो ना। विंग ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ पापा। नेक्स्ट डे जब वांग जी अपनी दादी को लेकर वी हाउस पहुंचता है तब वी चांग से और मिस्टर वी वांग जी को बहुत सीरियस देख रहे थे। फिर उन्होंने कहा, तुमने विंग के साथ क्या किया है। ये सुनकर वांग जी बहुत घबरा गया। उसने कहा, क्या इन्हें पता लग गया, अब क्या होगा। वांग जी जल्दी से इसके पैर पे गिर गया। उसने कहा, विंग की कोई गलती नहीं है, इससे मेरी गलती है, प्लीज़ आप विंग को कुछ मत कहना। ये सुनकर वी चांग ने कहा, तुम विंग से इतना प्यार करते हो और विंग तुमसे इतना प्यार करते हैं कि एक दूसरे को गलती बोल ही नहीं रहे हो, बोल रहे हो कि अपनी गलती है।
वांग जी ने विंग को देखा। विंग हंस रहा था। फिर दादाजी ने कहा, छुपे रुस्तम। फिर दादी माँ ने कहा, क्या बात है। फिर वी चांग से और दादाजी ने उनको सब कुछ बताया। दादी भी हंस रही थी। फिर सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। वांग जी भी शादी के लिए तैयार हो चुका था। दादाजी ने कहा, तुम्हारी दादी यहाँ पर रह सकती हैं और ट्रीटमेंट यहीं से ही होगी। उसके बाद वांग जी और विंग की शादी की डेट फिक्स हो जाती है। और शॉपिंग होने के बाद वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वो टेरेस पर विंग से मिलता है। विंग उसे पीछे से हग करते हुए कहा, लालजान, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि फाइनली हम दोनों एक हो रहे हैं। वांग जी ने कहा, ये मेरे लिए एक सपना है विंग। उसने विंग को हग कर लिया और फिर वहाँ पर उन दोनों ने एक लॉन्ग किस किया। फिर सीन कट होता है। फिर उन दोनों की शादी हो गई और शादी में बहुत सारे लोग आए थे और सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। वी चांग से, मिस्टर वी, उसके बाद मिसेस लान भी, आई मीन वांग जी का दादाजी, सॉरी दादी माँ, बस सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और वांग जी और विंग भी हैप्पी था। शादी के दिन ही वी चांग से ने वांग जी से कहा था, आज से तुम मेरी बिज़नेस में हेल्प करोगे और मेरे साथ बिज़नेस पर काम करोगे, समझे। ये सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी था और गांव की फैक्ट्री की जिम्मेदारी उसने वांग जी के ऊपर दिया था। वांग जी ने खूब तरक्की किया और बिज़नेस को ऊपर तक ले गया और फैक्ट्री भी अच्छे से तैयार हो गया और वहाँ पर बहुत सारे गांव वाले काम कर रहे थे जिनकी रोज़ी रोटी वहीं से चल रहा था। विंग और वांग जी की 2 ट्विंस भी हुए थे। एक का नाम आईवान और दूसरे का नाम सिजुए था। वो दोनों ही अल्फ़ा थे और वो दोनों बिल्कुल विंग और वांग जी पर गए था। एक बहुत शांत स्वभाव का और एक तिरबिरा और चिरबिरा सा था, आई मीन बदमाश था। बट दोनों बच्चों को लेकर वांग जी और विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और साथ में खुशी खुशी अपना दिन बिताने लगे। और यहीं पर ही इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग होती है। सो फिर गाइस, कैसा लगा आपको ये वाला फैन फिक्शन ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना और शेयर करना अपने दोस्तों को। थैंक यू सो मच इतने टाइम तक मेरे फ़ैन फिक्शन को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच यूट्यूब को जिन्होंने आप तक मेरी फ़ैन फिक्शन को पहुंचाई है। सो फिर गाइस, मिलती हूँ एक और न्यू वांगशन वन शॉट एफ लेकर। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।